आज हम लोग बात करेंगे वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड। वक्फ है क्या? कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट जो ले आई है मोदी सरकार, जो अभी जेपीसी के पास चला गया है मैटर, मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी इसको देख रही है, उस पर बहुत सारे आम लोगों की भी राय ली जा रही है और आज उसका आखिरी दिन है। ये इस मसले को समझने के लिए, बहुत तफसील से समझने के लिए आपको पेशेंसली सुनना पड़ेगा कि वक्फ एक्ट और वक्फ एक्ट के अंदर क्या क्या चल रहा था। जो कहा जा रहा था भारतवर्ष के अंदर एक पाकिस्तान इसी एक्ट के तहत एक बनाने का भरपूर षड्यंत्र किया गया, इसके विषय में हम चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन इसको तफसील से समझने के लिए आपको इसके प्रत्येक घटनाक्रम को बहुत ध्यान से समझना होगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। वक्फ मतलब होता है अल्लाह के नाम पे। वक्फ कहते हैं अल्लाह के नाम पे ना, वैसे ही वक्फ मतलब अल्लाह के नाम पे। वक्फ एक्ट या वक्फ बोर्ड जो बना, ये बेसिकली जो संपत्ति, चल या अचल संपत्ति, जो कोई भी मुस्लिम जो अल्लाह के नाम पे दे देता है, उसको देखभाल करने के लिए वक्फ बोर्ड की जरूरत पड़ी और वक्फ बोर्ड बनाया गया। और वो देखभाल करना मतलब कि उसके द्वारा गरीबों की मदद करना, जो मुस्लिम समुदाय के गरीब लोग हैं उन तबकों को तरह तरह की मदद प्रदान करना, ये इसका कॉन्सेप्ट जो सामान्य तौर पे समझाया जाता है और बताया जाता है। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा इतिहास में। जब 1857 की क्रांति असफल हो गई, जिस तरह से उसके बाद अंग्रेजों ने, क्राउन ने अपने हाथ में कब्जा ले लिया भारत के शासन का, और उस तरह से अब क्राउन ने मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम शुरू किए। उसी दौर में 1890 में वक्फ उल औलाद का मसला आया। इसका मतलब हुआ कि वक्फ पे अगर मैंने अपनी संपत्ति, मैं मुसलमान हूँ और मैंने अपनी संपत्ति वक्फ को दे दी, तो उस वक्फ की संपत्ति से जो किराया आएगा या जो धनोपार्जन होगा, या जो जैसे मस्जिद है उसके अंदर मान लीजिए कि बहुत सारे दुकानें हैं, तो उस दुकान का किराया जो है, जो वक्फ की संपत्ति को दान किया जिस व्यक्ति ने, उसकी औलादों को मिलेगा। इसको कहते हैं वक्फ अल औलाद। मतलब वो उस पर पुश्तैनी अधिकार उसी ही वंश का रहेगा जिसने वक्फ को संपत्ति दी है। ये मामला बहुत गरमाया और फिर ये पहुंचा प्रीवी काउंसिल में, और प्रीवी काउंसिल ने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, ये बकवास है, इस तरह की बात, मतलब ये वक्त को देने का मतलब क्या रहेगा, ये सिंबॉलिक हो गया, ये तो वही हो गया कि हमने दे दिया और फिर भी हमारी ही बनी रहेगी, तो ये हम नहीं मानेंगे। तो इस तरह से चलता रहा। लेकिन जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के बाद जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ भारतवर्ष में, और अंग्रेजों को बाद में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा, जिससे मुसलमान बहुत दुखी हुए, उसी वजह से आप देखते हैं उसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और उसी समय 1913 में वक्फ एक्ट सबसे पहले 1913 में पास हुआ, और मोहम्मद अली जिन्ना उसमें सबसे अग्रणी भूमिका में थे, और ये वक्फ अल औलाद वाली अवधारणा को मान्यता दे दी गई। लेकिन ये ऐसे ही चलता रहा। आगे चल के देखेंगे आप कि किस तरह से असहयोग आंदोलन हुआ 1919 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन कन्वर्ट हो गया खिलाफत आंदोलन में। तुर्की के खलीफा अब्दस्त किए गए थे, वहाँ आंदोलन नहीं हो रहा था, भारतवर्ष में आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें गांधी जैसे लोगों ने उस खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया कि पैन इस्लामिक को यूनाइट करने के लिए, ये उस कॉन्सेप्ट को जहाँ पे इस्लामिक रेडिकलाइज होता है, उस चीज़ को करने के लिए कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया। फिर बाद में इनको भी समझ में आ गया, बहुत सारी बातें हैं उसमें तो, और इन्होंने वापस ले लिया चौरी चौरा कांड के बाद। लेकिन ये बात यहाँ रुकी नहीं। इसी बीच में अंग्रेजों ने अलामा इकबाल और सिकंदर हयात खां जैसे लोगों को अपने पक्ष में करके और उनको नाइटहुड की उपाधि दी, सर की उपाधि देकर प्रमोट किया हिंदुओं के विरुद्ध खड़े होने के लिए। और आपको पता है कि जब साइमन कमीशन 1928 में आया, जो डोमिनियन स्टेटस देने के लिए आया था, उसकी रूपरेखा के लिए, जिसमें लाजपत राय को लाठी लगी थी और उनका देहावसान हो गया था, एकमात्र कांग्रेसी नेता जिन्होंने डंडे खाए और जिनकी मृत्यु हो गई। उस समय सांप्रदायिकता को प्रमोट करने में
अंग्रेज और अंग्रेजों के साथ कांग्रेस भी एक तरह से सपोर्ट करती रही। और आप देखेंगे कि 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई भारतवर्ष में। जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, 1932 का कम्युनल अवार्ड है, इसमें मुसलमानों को और अंग्रेजों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। जब इसी के लिए आप देखेंगे कि अंबेडकर ने बहुत सारा आंदोलन किया कि हमें भी अलग से दिया जाए, और उसमें बहुत सारी बातें हैं। हम अभी देखते हैं कि वक्फ पे क्या चलता रहा है। उसी समय आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आया था, जो बिल्कुल 80% अपना संविधान वही है, सेम उठा के रख दिया गया है। और उसी समय बहुत सारे स्टेट में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई, बहुत सारे स्टेट में। खास करके ये जो मैंने बताया, मोहम्मद अल्लामा इकबाल और सिकंदर हयात खां, फजलुल हक, इन लोगों ने स्टेट्स में वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी और इस तरह से इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। लेकिन आप देखेंगे कि आगे चलकर 1940 तक आते आते लाहौर अधिवेशन हुआ और खुलकर पाकिस्तान की मांग सबके सामने आई, और फिर डायरेक्ट एक्शन डे, और किस तरह से कत्लो गारत इस देश में सांप्रदायिकता के नाम पे हुई। लेकिन स्वतंत्र भारत के संविधान में वक्फ एक्ट की कोई जिक्र नहीं था। सबसे पहले आप देखेंगे कि 1954 में नेहरू लियाकत पैक्ट होता है, जिसमें अपने अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक समझौता हुआ, जिसमें भारत में तो नेहरू, चूंकि नेहरू तो आइडियलिस्टिक थे, दूरदृष्टि नाम की कोई शायद चीज़ रही हो इनके पास, इन्होंने हमारे यहाँ तो 1954 में ही वक्फ एक्ट ले आके जो पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए थे मुसलमान, उनकी सारी संपत्तियों को वक्फ के अधीन कर दिया। लेकिन इन्होंने कभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू या अल्पसंख्यकों के विषय में कभी नहीं सोचा, ना कोई ऐसा कुछ करने के लिए कहा भी, क्योंकि ये इनको तो सेकुलरिज्म का कीड़ा घुसा हुआ था। तो ये चाहते थे कि भारत में हम करेंगे, वो तो हमने अलग कर ही दिया है पाकिस्तान और बांग्लादेश को। तो इस टाइप की मानसिकता के साथ नेहरू जी ने एक वक्फ एक्ट बना दिया। 1964 में वक्फ का सेंट्रलाइज एक जगह भी दिल्ली में लोकेट कर दी, वक्फ परिषद बना के। लेकिन 1947 में वक्फ बोर्ड के पास आप 50,000 एकड़ ज़मीन थी मात्र, और 50,000 एकड़ ज़मीन से बढ़ते बढ़ते आज वो लगभग 60 लाख एकड़ ज़मीन हो गई है, या कहें कि 9.40 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ये वक्फ के अधीन है। और पाकिस्तान का पूरा क्षेत्रफल 8.81 लाख किलोमीटर, मतलब भारतवर्ष में जो वक्फ की संपत्ति है, जितनी ज़मीन है, उससे करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर कम ज़मीन जो पाकिस्तान के पास है। और ये संपत्ति बढ़ी कैसे, और इन्होंने क्या ऐसा षड्यंत्र किया जिसकी वजह से हर चीज़ में इनको वक्फ दिखता है। इसको समझने के लिए हमें वक्फ की संपत्ति के 3 आधार को समझना होगा। वक्फ संपत्ति जो हासिल करता है उसके 3 आधार हैं। पहला आधार है कि कोई भी मुसलमान अपनी संपत्ति को वक्फ के नाम कर दे तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड को चली जाएगी। दूसरा है कि जो वक्फ बोर्ड का सर्वेयर होता है उसको, वो सर्वेयर को लग जाए कि ये संपत्ति वक्फ की है, तो वो उनका क्लेम पक्का हो जाता है, वो वक्फ की मान ली जाएगी। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है इसका, वो है कि जिस संपत्ति पर मुस्लिम या मुसलमानों की कोई संस्था बहुत समय से काबिज हो, लंबे समय से इस्तेमाल कर रही हो, वो वक्फ की संपत्ति है। अब ये जब आप देखेंगे तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमास और इजराइल का जो विवाद है वहाँ भी है। हमास का जो चार्टर है उसमें यही लिखा हुआ है कि जिस संपत्ति पर मुसलमान अगर काबिज है और मुसलमानों की कोई संस्था काबिज है, जैसे भारतवर्ष में मुगलों का बहुत समय तक शासन रहा, तो कल को इनका इतना भी दावा बढ़ता जाएगा तो ये कहेंगे कि पूरा भारतवर्ष ही वक्त की संपत्ति है, क्योंकि मुसलमानों ने शासन किया है तो वक्त की संपत्ति है। जैसे हमास कह रहा है कि इजराइल पे मुसलमानों का शासन था तो वो वक्त की संपत्ति है, उसको लेने का सारा विवाद है। वही स्थिति भारतवर्ष में भी क्रिएट की जा रही थी। एक अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान बना हुआ था। भारतवर्ष में 32 स्टेट्स में वक्फ बोर्ड है,
और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। लेकिन भारतवर्ष में इनकी शक्तियों में निरंतर इस पे कोई ध्यान देता नहीं है। हिंदुओं को तो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस पीसीएस बनाना है। उनको क्या मतलब है, कल को जब पाकिस्तान की तरह टुकड़े होंगे भारत के, तब पता चलेगा, इनको समझ में आएगा। अभी तो इनको लग रहा है कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है ना, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं दिक्कत है, हम सही हैं, बाकी सब सही। आंख मूंद के शुतुरमुर्ग की तरह बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं हम लोग, हमें समझ में नहीं आएगा कि आने वाली समस्याएं क्या हैं। और समस्याओं को समझने के लिए आपको मैं सीधे ले चलता हूँ 1994। 1994 में 95 में एक वक्फ एक्ट पारित किया गया, और इस एक्ट के तहत जो मुसलमानों को जो दिया गया पावर या वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो शक्तियां दी गई, उसके आप सेक्शन जब देखेंगे, वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 3R में सीधा लिखा हुआ है, अगर कोई संपत्ति किसी उद्देश्य के लिए मुसलमानों के मुताबिक पाक मतलब पवित्र, मजहबी मतलब धार्मिक, या चैरिटेबल मतलब परोपकारी कार्य के लिए मान कर लिया जाए, तो वह संपत्ति वक्फ की होगी। मतलब किस तरह का अंधा कानून है कि मतलब किसी भी संपत्ति को इन 3 क्राइटेरिया में रखकर ये अपनी संपत्ति घोषित कर सकते हैं। और इसी वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 40 में सीधे सीधे लिखा गया है कि जो संपत्ति किसकी है ये निर्धारित करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के जो सर्वेयर होगा वो करेगा कि ये संपत्ति किसकी है। वक्फ बोर्ड के बारे में बता दूं कि वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट आया है उसमें अब ये बना दिया गया है कि अब सर्वेयर जो होगा वो कलेक्टर होगा या डिप्टी कलेक्टर होगा, क्योंकि वो उसको एक दायित्व पे है, वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा। यहाँ पे वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों को भरा गया है और वो अपने हिसाब से फाइंडिंग देते हैं और सर्वेयर वही लिखता है जो वक्फ बोर्ड चाहता है। वक्फ एक्ट में ही 85 है। 85 कहता है कि वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ, चाहे वो आपके अगेंस्ट ही हो, आप उसके खिलाफ किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। इस तरह की अंधेरगर्दी ये कांग्रेस शासन में किस लेवल तक ये लोग इम्पीचमेंट के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए किस लेवल तक गिरेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। इसी सब वजह से जहां 50,000 एकड़ जमीन थी 1947 में, आज वो बढ़कर 60 लाख एकड़ हो गई है। सोचिए किस तेजी से बढ़ा। किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देना, किसी भी महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं देना। महिला अपने भाई को अगर संपत्ति देना चाहती है तो नहीं दे सकती, वो वक्फ ले लेगा और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। और जिसमें अमेंडमेंट की जब बात हुई तो देखिए किस तरह से बिलबिलाहट सब में मची हुई है, और मस्जिदों से और तरह तरह के मौलाना निकल के आ रहे हैं कि ये तो मुसलमानों आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ। बहुत सारी तरह की वीडियो आप लोगों के सामने आ रही होंगी, किस तरह से एक पैनिक क्रिएट किया गया है। और भारतवर्ष में जिन्होंने इस तरह का माहौल बनाया वो आज भी उन्हीं के साथ हैं, आज भी इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वही लोग कहते हैं कि यहाँ संविधान का राज्य होना चाहिए, संविधान की बातें करते हैं, संविधान की किताबें दिखाते हैं, और संविधान के अगेंस्ट एक इतना बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा था जो 34 से और 370 की तरह ही है, उससे भी बड़ा है। वो तो एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए था, ये तो भारतवर्ष में पूरी तरह से एक तरह से नया पाकिस्तान बनाने का षड्यंत्र अंदर अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिस पर हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए, जानना चाहिए। और इसमें संशोधन नहीं, ये 44 संशोधन जिस तरह से ये पेश कर रहे हैं, संशोधन की ज़रूरत नहीं है। 44 संशोधन मतलब वो सड़ चुका है कानून, और उसको तो बिल्कुल नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। उसको ऑपरेशन करके उसके अंग अस्थि पंजर को निकालने से कुछ नहीं होगा। वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट को ही समूल नाश कर देना चाहिए। ये बिल्कुल ही अन्याय है। जहाँ पे भारतवर्ष में समानता की बात की जाती है, समान नागरिकता की बात की जाती है, इस तरह से धार्मिक रूप से एक वर्ग को सिर्फ इतनी आज़ादी देना अन्यायपूर्ण कानून है। इस तरह से करना होगा तो इनमें बहुत तरह के संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, सबके अपने अपने इस तरह से बोर्ड बनने लगे और सब अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपना अपना क्षेत्र बांटने लगेंगे, तो ये देश में अराजकता असंभावी है, फैलेगी ही फैलेगी। इसलिए
आप लोग इसको समझें और इसको आगे भी बढ़ाएं, इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएं, जिससे कि लोगों को वक्फ के बारे में जो गलतफहमियां हैं वो दूर हों, उनको जानकारी मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। आज की वीडियो बस इतनी ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।